Okay, good morning, students. Today's class we will start with the next topic, and that is Coulomb's law. Coulomb's law. Coulomb's law जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक रूल है जिसमें कोई भी दो चार्जेस हैं तो उन चार्जेस के बीच में फोर्स किस तरीके से डिपेंड करता है उसके बारे में बताया है। तो द कूलम्स लॉ, इट ही वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट और उसने ये रूल दिया था। उसने दो चार्जेस हैं उनके बीच में अट्रैक्शन को देखा, रिपल्शन किस तरीके से देखा है उसको मेजर किया, और मेजर करने के बाद उसने अपना एक लॉ दिया। उस लॉ को हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स वाज द साइंटिस्ट और इसके नाम पर उसने कहा कि मान लीजिए देयर आर टू चार्जेस, ये दो चार्जेस मैंने रख दिए यहाँ पे, एंड दे आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, मान लीजिए दो चार्जेस हैं वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और आर डिस्टेंस है, और इसको हम सपोज कर लेते हैं दैट इज Q1 एंड इट इज Q2। दो चार्जेस हैं जो एक डिस्टेंस पर सेपरेट किए हुए हैं एंड द डिस्टेंस इज स्मॉल आर। तो उसने कहा कि जब दो चार्जेस आसपास रखे हुए हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। ए फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस। और वो कितना होगा उसने बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये दोनों जो चार्ज हैं Q1 और Q2 इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस यदि ये बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। मींस दोनों में से कोई भी बढ़ता है या दोनों इंक्रीज होते हैं तो इनके बीच में फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन। एंड द सेकेंडली उसने कहा कि डिस्टेंस का क्या फर्क पड़ेगा। If we increase the distance between two charges, the force between them decreases. If we decrease the distance between two charges, then the force between them increases. तो उसी को इसने इस तरीके से लिखा, द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट द फोर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज indirectly proportional to the square of the distance between them। तो हम कह रहे हैं कि उनके बीच में यदि डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। तो हम इस तरीके से डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करें तो फोर्स किस तरीके से चेंज होता है उसने ये बताया। अब इन दोनों रूल्स को यदि हम कंबाइन करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और यदि इसको इक्वल के साइन में यदि हम लिख दें तो इक्वल के साइन में क्या आ जाएगा बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो किसको बता रही है, जो बता रही है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो ये जो दो चार्ज होंगे उनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब कोई भी फॉर्मूला आता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनके अंदर जो क्वांटिटीज हैं या जो नई क्वांटिटीज हमने इंट्रोड्यूस करवाई है वो क्या है, इसको समझ लें। तो ये तो हमारा फोर्स है ही, एंड दो लाइनों का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये केवल किसको शो करेगा, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें इंक्लूड होती है।
द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन नहीं है, तो हम यहाँ कह रहे हैं दिस इज ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। दिस इज द फोर्स 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, and this is the constant 1/4 pi epsilon naught। तो ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू सिंपल होती है 1/4 pi epsilon naught is equals to 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू, और मेमोराइज करने में भी आसान है। वैसे 8.99 के आसपास होती है, जिसको हम रफली 9 लिख देते हैं। 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी देखें तो 4 और पाई तो समझ में आता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है वो भी जानकारी हमें होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, इसे कहते हैं बेटा हम परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह दें या फ्री स्पेस कह दें, फ्री स्पेस, ठीक है। वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम कह सकते हैं, वैक्यूम, ओके। तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर भी चल जाएगा, तो इसकी क्या है, परमिटिविटी है। नॉट जो यहां पर लगाया हुआ ना, ये एक जीरो लगाया हुआ है। इस जीरो का मतलब है कि ये किसको, वैक्यूम के लिए परमिटिविटी को शो कर रहा है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, इसको शो कर रहा है। ये एक मैटर की क्वांटिटी होती है, मटेरियल की एक स्पेशल क्वांटिटी होती है। इसको हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर जो परमिटिविटी हमने बताया है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू भी होती है, वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 85 इंटू 10 रेज़ टू पावर, इट इज अराउंड दिस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास हो गया 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम। ये कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली सीबीएसई बोर्ड में इसको फर्स्ट पेज पर कांस्टेंट के रूप में दिया जाता है, तो हमें आवश्यकता नहीं। रफली याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई ये क्या काम में आ रही है। यदि एप्सिलॉन नॉट, यदि वैक्यूम नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैक्यूम ये का भी फर्क पड़ रहा है। वैक्यूम मीन्स इसके अंदर जो बीच में मीडियम होगा, उनके प्रभाव से भी इनके बीच में जो फोर्स है उसमें फर्क पड़ेगा। तो हम देखना चाह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसकी वैल्यू यहां ये होती है, लेकिन यदि इसकी बजाय इसके बीच में कोई मीडियम डाल दिया जाए तो फोर्स कैसे अफेक्ट करेगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई Q1 और Q2 दो चार्जेस रख दिए, अब हमने एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया, मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया, और उसकी जो परमिटिविटी है उसको हम कह देते हैं एप्सिलॉन। इसको हम कह देते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो मीडियम हमने रखा, वाटर डाल दिया सपोज करो, ऑयल डाल दिया सपोज करो, हनी डाल दिया सपोज करो, इनके बीच में कुछ डाल दिया, या फिर दो चार्जेस को हनी के बीच में रख दिया, बोले फोर्स कैलकुलेट करो, तो फिर हम कहेंगे कि अब हमें ये काम में आएगा। तो वो मीडियम की परमिटिविटी, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। तो हम कह रहे हैं कि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम यदि आएगा तो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देगा ये, कौन से फॉर्मूले में, कूलम्स लॉ में। दिस इज अ कूलम्स लॉ, इसमें रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास एक नया फोर्स आ जाएगा। उसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एफ एम का मतलब होता है द फोर्स, द फोर्स ड्यू टू मीडियम, मीडियम की वजह से जो फोर्स लग रहा है, सॉरी फोर्स ड्यू टू मीडियम नहीं, फोर्स इन द मीडियम, ठीक है। मीडियम इनके बीच में हो, इंट्रोड्यूस करवा लिया जाए, तो फोर्स कितना लगेगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह अब क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, और हम लिखेंगे Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पर तो कोई फर्क नहीं है। इसके बाद में यदि मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूं, कंपैरिजन कर सकते हैं, तो मैं कह देता हूं कि मैं लिख देता हूं एफ मैग्नीट्यूड अपॉन एफ एम, डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and that is q1 q2 upon r square upon 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन आ जाएगा अब यहाँ पे, और ये हो जाएगा q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच में, वो चेंज नहीं हुआ है, चार्जेस भी वही हैं, लेकिन केवल मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया है। अब यदि हम इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा एफ अपॉन एफ एम, दैट इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा उल्टा कर दें तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस नई क्वांटिटी को हम कहते हैं दैट इज एप्सिलॉन आर। यहां आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक डायमेंशन और यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो जब भी हमें एप्सिलॉन आर को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो इजीली इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए फोर्स हमने लिखा तो ये एप्सिलॉन इस तरीके से, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ वो देखिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन इसलिए है कि जनरली हमें जो एग्जाम में दिया जाता है वो रिलेटिव परमिटिविटी दी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जब भी हमारे पास होगी तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को सीधा एप्सिलॉन नॉट जहां पर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी फोर्स की। तो फोर्स किस तरीके से चेंज होगा वो हमें पता चल जाएगा। जैसे हम कहें, जैसे कि एग्जांपल लूं, देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एप्सिलॉन ये रिलेटिव परमिटिविटी है और एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। लेकिन मैं कहूं कि भाई मुझे एक फोर्स निकालना है, जैसे मान लीजिए मैं फोर्स निकालना चाहूं, मान लीजिए कोई मीडियम है जिसकी वैल्यू है आपके पास 2, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 ही कहेंगे, इसकी यूनिट तो कोई है नहीं, हम कहेंगे जिसकी परमिटिविटी कितनी है 2। तो जब 2 इसकी परमिटिविटी होगी तो हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एम आ जाएगा, और हम कहेंगे 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो ये 2 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ जब मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया है, या इस रिलेशन से हम देख सकते हैं, इस रिलेशन से हम देखें तो क्या होता है, देखिए हम कहते हैं एफ एम जो आएगा इस रिलेशन से दैट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, यदि ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स की वैल्यू जो होगी मीडियम डालने से वो कम हो जाएगी। मतलब मान लीजिए इनके बीच में पानी डाल दिया तो हम कहेंगे अब तो फोर्स लेसर हो जाएगा, उसकी जो फोर्स हो उस उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अब इतना स्ट्रांग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम कहते हैं उसकी वैल्यू जो है वो जितना एप्सिलॉन आर की वैल्यू है उतने गुना कम हो जाएगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 है तो फोर्स कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो इनिशियल फोर्स था इन वैक्यूम तो उसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इस एप्सिलॉन आर को। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो हम यहां पर इसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास देखिए ये आ गया है फोर्स मीडियम का और ये है फोर्स वैक्यूम का, एंड दिस इज द कूलम्स लॉ। ओके,
Now the next topic we will start with कूलम्स लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। अब इस देखिए यहां पर एक समस्या है हमारे पास, ये हमारा कूलम्स लॉ है। इस कूलम्स लॉ में हमें पता है कि भाई फोर्स यहां पर शो कर रहा है और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हमें वेक्टर तो कोई लगाया नहीं, और वेक्टर लगाने का हमारे पास एक तरीका है, वो देखिए मैं यहां लिख देता हूं इस तरीके से, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, तो मैं कहूं कि हमारे पास पहले तो कूलम्स लॉ लिख लेता हूं। ये लिख लिया मैंने कूलम्स लॉ, सिंपल। ओके, अब मैं कहूं कि भाई फोर्स जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आप उसके मैग्नीट्यूड को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी डायरेक्शन से, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का हमने एक तरीका निकाला था, a cap is the direction of this a vector. A cap is what? This is the unit vector. This is the unit vector. Unit vectors are those vectors having magnitude 1, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब वो केवल काम क्या करते हैं, वो केवल डायरेक्शन बताने का काम करते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया ये। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, किससे, यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, ये हम 11th क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्या है, हमें इसकी डायरेक्शन को मान लेना है। सपोज हम सपोज दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज, द फोर्स इज आर कैप। इसको हमने क्या मान लिया, आर कैप इज द डायरेक्शन, इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आर कैप है किस साइड में, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कह देता हूं, आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स कैसे लिखा जा सकता है, मैं दोनों तरफ आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये तो वेक्टर बन गया, क्योंकि फोर्स और उसकी डायरेक्शन जब मल्टीप्लाई होंगे तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। कई बार क्या होता है कि भाई वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि सारी की सारी क्वांटिटीज वेक्टर्स में होनी चाहिए। लाइक सारी के सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो मेजर होने चाहिए कहां से, ओरिजिन से मेजर होने चाहिए। तो यहां पर भी हम एक काम करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो डायरेक्शन है, ये जो आर है, ये भी कहां से मेजर करें, ओरिजिन से मेजर करें। अब यहां पर तो दो चार्जेस हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है समझना कि भाई किस तरीके से इसको हम आगे लिख पाएंगे वेक्टर की फॉर्म में। तो जब भी आप कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को लिखना चाहें या डराइव करना चाहें तो इस तरीके से आप करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वैसे तो यही है, लेकिन इसको और एलोबरेट करके देखें तो किस तरीके से हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं, जिसके अंदर यहां क्लियरली आपको दिख जाएगा। मान लीजिए, ये देखिए, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, सॉरी दो चार्जेस हैं, देयर आर टू चार्जेस, दिस इज R1 चार्ज, सॉरी दिस इज Q1 चार्ज विद डिस्टेंस R1। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, दिस इज द ओरिजिन। अब दूसरे का डिस्टेंस कितना है, और वेक्टर को ये जो है दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो हम कहेंगे ये देखिए ये पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हम 11th क्लास में सीख चुके हैं, दिस इज Q2। अब यहां पर देखिए
यहां एक एरो लगाना जरूरी है, क्योंकि ये इसका हेड होता है, ये इसका टेल होता है। ये भी एरो लगाना जरूरी है कि ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। तो दोनों जो चार्जेस रखे हुए हैं उन पॉइंट्स के लिए हमने पोजीशन वेक्टर्स लिख लिए हैं, R1 एंड R2। अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब डिस्टेंस कौन सा है दोनों चार्जेस के बीच में? ये रहा डिस्टेंस। ओके, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। अब मैं क्या कहूं कि भाई मैं एक सिंपलिसिटी के लिए मान लेता हूं कि R12 से डिफाइन करूं इसको, तो मैं कह सकता हूं इसको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमने अज्यूम कर लिया कि भाई R12 को कैसे लिखेंगे, R1 माइनस, हम सुविधा अनुसार लिख लें, और R21 को R2 माइनस R1 वेक्टर, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए, दो चार्जेस जब हमने रख दिए इस तरीके से, तो देखिए दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए दोनों चार्ज जो हैं सेम नेचर के हैं, सपोज कर लेते हैं, अभी जरूरी नहीं है, डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं। डिफरेंट नेचर के हों तो डायरेक्शन क्या होगी, और सेम नेचर के हों तो डायरेक्शन क्या होगी। तो अब उसको समझ लें। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ये चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। जब ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का कुछ नाम होना चाहिए। ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका भी कुछ नाम होना चाहिए। तो ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग है। इसलिए इन दोनों को हम अलग अलग नेमिंग से लिखेंगे। यहां तो देखिए कॉमन ही आ रहा है, एक ही नाम आ रहा है, लेकिन हम गए कि भाई इनको अलग अलग करना है, तो मैं इसको कह देता हूं F12 से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? F12 से। F12 वेक्टर कह देता हूं, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर। अब F12 का मतलब क्या है ये समझिए। यहां पर दो वर्ड्स आएंगे, एक तो F12 वेक्टर और एक F21 वेक्टर। इनको पढ़ेंगे कैसे? यहां पर देखिए दो चार्जेस हैं, सॉरी दो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों अपोजिट लगेंगे। तो मैं कह रहा हूं F12 का मीन्स है द फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, एंड दिस इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो ये दोनों फोर्स क्या है? ये दोनों फोर्स डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड में ये दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये पढ़ने का तरीका आ गया। दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, दिस इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। क्लियर? तो इसको मैं लिख दूंगा, तो ये कहूंगा दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। तो दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। ये सेकेंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स है, मतलब ये जो इसको फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर, वो है ये फोर्स। अब हमें पता है कि भाई दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इसको इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो ऐसे होगी, लाइक दिस। तो मैं कह देता हूं इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, एंड दिस इज द F12 वेक्टर फोर्स, दिस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये F12 वेक्टर की डायरेक्शन है। फोर्स इस साइड में लग रहा है, और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपली लिख दूं कूलम्स लॉ से, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर इज व्हाट? R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब इस डिस्टेंस को मैं मेजर करूं तो मैं कह रहा हूं कि द डायरेक्शन ये है, तो मैं इस डायरेक्शन में ऐसे एक एरो लगा देता हूं, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन में लेना है।
तो मैं इसे लिख देता हूं R12 वेक्टर। ओके, R12 वेक्टर। अब बोले साहब इसको R12 ही क्यों लिखा, तो हम देख सकते हैं इसको, इक्वेशन को यदि हम देखें तो मैं कहूंगा R12 जो है, यहां पर देखिए हम प्रीवियस क्लास में ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं वेक्टर एडिशन का। उसमें क्या है, मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहला वेक्टर ले लेते हैं, सपोज करो दिस इज ए, दिस इज बी वेक्टर, ये वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, फिर दूसरे का जो हेड है, पहले का जो हेड है उसके दूसरे की टेल से ऐड करेंगे इस तरीके से, सेम डायरेक्शन में सेम लेंथ का रखेंगे, क्योंकि लेंथ इज शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। तो हम करेंगे यहां से एक एरो खींचेंगे इस तरीके से, दिस विल बी द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो ये a प्लस बी वेक्टर है। तो अब यहां पर इसको देखें तो मैं कह दूं कि भाई ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, क्योंकि इसकी टेल से जुड़ा हुआ, ये दोनों नहीं है। तो मैं कह देता हूं R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। ठीक है, और उसी से देखिए R12 वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट विल बी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और वो यहां लिखा हुआ। तो हम यहां पर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, दिस इज द R12। तो R12 जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहां से है, देखिए R12 मतलब 2 से 1 की। क्लियर, R12 है लेकिन डायरेक्शन कहां से कहां है, 2 से 1 की ओर है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो अब हम कहें कि भाई यहां पर ये आ गया है, तो अब हमें क्या लिखना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस लिखना है। तो मैं इसे लिख सकता हूं R12 वेक्टर का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कर दिया, और यहां पर क्या लिख दूं, R12 कैप की कैप लगा दूं, ये डायरेक्शन होगी। लेकिन लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, देखिए मैं ये कर सकता हूं कि F12 वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का मतलब है R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 वेक्टर्स जो हैं इनका मैं मैग्नीट्यूड ले लूं और उसका स्क्वायर कर दूं। और R12 कैप को कैसे लिखोगे आप, R12 कैप को ऐसे लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये एक पूरा वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कहेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इसकी एक डायरेक्शन है R12 कैप। तो R12 कैप को कैसे लिखेंगे, दैट कैन बी रिटन एज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसको हम यहां पर अप्लाई कर दें, इसको यहां लाएंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 का मैग्नीट्यूड, सॉरी माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, तो क्यूब हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब जब F12 निकाल लिया तो हम F21 भी निकाल सकते हैं। The force on second charge, this is the force on first charge due to second, and we can also find out the force on second charge due to first। और उसको कैसे लिखेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए उसको इस तरीके से लिखेंगे F21, सिमिलरली कह सकते हैं, सिमिलरली F21 वेक्टर कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब R1 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सॉरी सिंपल ब्रैकेट है ना, ये तरीका हो गया लिखने का। लेकिन यदि इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें
तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है R12, देखिए यहां से यहां की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम, यहां से यहां नाप लीजिए चाहे यहां से यहां चले जाइए, डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, मीन्स R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखूं तो दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, ये भी मैग्नीट्यूड है ये भी मैग्नीट्यूड है एंड बोथ आर सेम। क्यों? क्योंकि दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो मैं कहूंगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो दीज वैल्यूज आर सेम। अब कंपेयर करें तो मैं कहूं कि भाई ये सेम है, Q1 Q2 सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है। तो मैं कहूं R2 माइनस R1, यदि एक माइनस कॉमन ले लूं तो R1 माइनस R2 आ जाएगा। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, दैट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब R2, सॉरी अब इसको मैं माइनस कॉमन ले लूं बाहर और यहां माइनस लगा देता हूं वो माइनस, और मैं इसको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ही लिख देता हूं। तो यदि मैं देखूं ये और ये इक्वेशन तो सेम हो गई, केवल एक माइनस का फर्क आया है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F12 वेक्टर। और ये तो कुछ वैसा ही हो गया जो हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, every equal and opposite, sorry, every action has equal and opposite reaction। तो ये इसको भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड में जो ये फोर्स इस पर लगा रहा है उसके अपोजिट साइड, मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन साइड 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 में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है। ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये जो फोर्स लगा रहा है दिस इज द F21 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, मैग्नीट्यूड में इक्वल। और ऐसा ही एक रूल हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, कौन सा, ग्रेविटेशन, लगभग सेम सा था। हाँ उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग थी क्योंकि यहां पर चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यहां पर चार्जेस दो टाइप के होते हैं, वहां पर मास जो है वो एक ही टाइप का होता था, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता था, इसलिए वहां पर हमेशा एक टाइप का फोर्स लगता था, वो ओनली अट्रैक्टिव होता था। लेकिन यहां पर फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों तरीके के फोर्स यहां पर हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, ग्रेविटेशन लॉ से। किस तरीके से, कुछ क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। शायद उससे पहले हमें एक रूल और पढ़ लेना चाहिए, एक लॉ और पढ़ लेना चाहिए, और वो कौन सा रूल है, वो है सुपरपोजिशन, और वी कैन से अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको और पढ़ लें और समझ लें। देखिए हमने ये कह तो दिया कि भाई रूल हम इस तरीके से लगा देंगे, लेकिन किस तरीके से एक्ट करेगा यदि दो की बजाय तीन चार्जेस हों। मान लीजिए कुछ चार्जेस ऐसे, 4 चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Q4, और एक चार्ज हमने Q5 यहां रख दिया और कहा भाई Q5 पर फोर्स निकालिए कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, द फोर्स ऑन द चार्ज 5 नंबर, ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू थर्ड, सबसे लगेगा भाई, इसके पास में फोर्स है तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर, सभी इस पर फोर्स लगाएंगे। यदि मुझे Q3 पर ज्ञात करना, फाइंड आउट करना होता तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, सभी इस पर फोर्स लगाएंगे। तो ऑल इज दैट कि
सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि फोर्स किस पर पूछ रहा है, उस पर फोर्स निकाल लें। फोर्स इजीली निकाला जा सकता है। यदि मान लीजिए एक दो से ज्यादा चार्जेस हों तो फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करें, और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। What we say, call it, this is the superposition principle. Superposition principle. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहें तो हम ये कहते हैं कि भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होगा वो देखिए। हम कह रहे हैं मान लीजिए एक चार्ज है, जैसे चार्ज Q1, एक चार्ज यहां रख दिया Q2, एक चार्ज यहां रख दिया Q3, एक चार्ज यहां रख दिया Q4, और मान लीजिए कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं। इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R12, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R13, इनके बीच में डिस्टेंस है, अपोजिट साइड से ये इनके ऊपर, इसके ऊपर फोर्स पूछा है ना, तो हमें R21 लिख देना चाहिए। ठीक है, सॉरी, कैन बी रिटन एज, तो उसे 12, ठीक है, इट इज 13, ओके। लेकिन डिस्टेंस मेजर जो होगा वो उसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी। ठीक है, दैट इज R14 एंड इट इज R1n। और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं F1। F1 का मतलब है चार्ज, सॉरी, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज। किस तरीके से लिखा जाएगा, सिंपली लिखा जाएगा। लिखने का तरीका ये होगा, हम कहेंगे कि भाई जो चार्जेस, इस चार्ज पर जो फोर्स है उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो इन सभी चार्जेस के जो फोर्सेस हैं उनके वेक्टर सम के इक्वल होगी। द force on any charge is the vector sum of all the charges। ठीक है, वेक्टर सम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं कहूं कि भाई इसके कारण यहां पर कितना लग रहा है फोर्स, तो मैं कह देता हूं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस इज R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QN अपॉन R1N स्क्वायर R1N कैप। दिस इज द सुपरपोजिशन। ये लगने में थोड़ा सा आसान है, लेकिन वेक्टर्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जब भी निकालना हो तो हमें 11th की पुरानी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन से, भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, क्योंकि ये वेक्टर्स जब जुड़ेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा कि उनकी डायरेक्शंस क्या है। इक्वल एंड अपोजिट होती तो वो इजीली कैंसिल हो जाते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पुरानी चीजों को हमें रिकॉल करना पड़ेगा। इजी है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, उससे पहले हम कुछ कंपैरिजन कर लें बुक के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाएं, किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए एक बुक का भी क्वेश्चन है जिसको मैं समझा देता हूं, आप कोशिश करेंगे उसको करने की, इजी है। जनरली कंपैरिजन पूछा जाता है इन बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है ना, तो यदि मैं कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ की बात करूं तो पहले मुझे चार्ज लेने पड़ेंगे। तो दो चार्ज ले लिए। अब चार्ज यूं तो है नहीं कि भाई उन चार्जेस होंगे तो उनका मास नहीं होगा। मान लीजिए कोई दो इलेक्ट्रॉन ही है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास। अब मैं कहूं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर यूं कहें, इसको यूं कर दें, एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड हियर, और एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा है।
क्लियर? अब इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, एक नीचे की ओर एक फोर्स एक्ट करेगा एंड दैट इज mg। करेगा कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स है, डेफिनेटली एक्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा तो एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, वो कौन सा लगेगा? वो कूलम्स फोर्स लगेगा। दोनों डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो अब हम इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम दोनों फोर्सेस निकाल लें कि भाई Fc इस सिचुएशन में Fc किसके इक्वल है? F ग्रेविटेशन के इक्वल है। यदि ये मूव नहीं कर रहा है, ये फोर्स इतना लग रहा है कि ये इसको नीचे आने नहीं दे रहा, तो दोनों क्या इक्वल? इस कंडीशन पर बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे बुक में भी हैं। तो कूलम्स लॉ की वजह से ये रिपेल कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, ठीक है, कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। कैसे कहा जा सकता है? मान लीजिए ये तो नीचे आ रहा है इसलिए ये ऊपर जा रहा है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। और मान लीजिए एक फोर्स यहां लगा दें, इस रॉड को हम क्या कर दें? नेगेटिवली चार्ज कर दें, ठीक है। और यहां पर हम कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज रख दें और ये हमारे पास यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख दें, तो होगा ये कि mg तो नीचे की ओर वर्क करेगा ही करेगा इस चार्ज के लिए, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ऊपर की ओर काम करेगा। हालांकि ये भी अट्रैक्ट इसको कर सकता है, तो ये इसको ओवरकम कर लेगा। तो लेकिन यदि ये फोर्स ज्यादा है, नेगेटिव फोर्स, और ये स्टडी स्टेट में है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, बैलेंसिंग पोजीशन में है, तो ये जो फोर्स होगा ये इससे क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इनका भी हम ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल है, हमारे बुक का एग्जाम्पल है, उसको हम देख सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है? कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल। तो हम सीधा ही F कूलम्स अपॉन F ग्रेविटेशनल निकाल लें, उसके लिए मैग्नीट्यूड का ही कंपैरिजन है। तो हम सिंपली लिखेंगे, देखिए हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो किस तरीके से आएगी? 1/4πε0। और इसकी वैल्यू बहुत सिंपल होती है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसको मैं लिख दूं, कूलम्स फोर्स है तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लीजिए। और यहां पर यदि मान लीजिए वो सेपरेटेड है R से, तो मैं कहूं 1/4πε0 m1 m2 अपॉन सॉरी इट इज -g। तो माइनस को तो छोड़ देंगे कंपैरिजन के लिए, आर स्क्वायर, ये हमारे पास रूल हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? अभी हम इसको सॉल्व करें तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास Fc अपॉन Fg बचेगा। और इसकी वैल्यू आप Q1 Q2, अब चार्जेस किस तरीके के हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए gm1 m2 नीचे रह जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं इसको 1/4πε0 इंटू जी और Q1 Q2 अपॉन m1 इंटू m2। ओके, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इजीली इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे। जी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। Q1 Q2 जो चार्जेस दिए गए हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो उनका मास 9.1 × 10⁻³ इस तरीके से लिखा जा सकता है। m1 सॉरी दीज आर द चार्जेस, सॉरी 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ये हो जाएगा हमारे पास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये इस तरीके से इनकी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे, दोनों सेम चार्जेस हैं तो दोनों की सेम वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इनका कंपैरिजन आ जाएगी। इस तरीके से हम सॉल्व कर लें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पर बेस्ड, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।